हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ सचिन। और ये जो क्विक रिवीजन सीरीज़ आपकी चल रही थी, इसका ये आज थर्ड वीडियो है, जिसमें सब्जेक्ट जो लिया गया है वो है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में बेसिकली कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर के ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज को मैंने इसमें लिया है। बॉइलिंग और कंडेंसेशन को मैंने जानबूझ के नहीं लिया है ना। सो स्टार्ट होता है, पहले फोरियर्स लॉ से कंडक्शन स्टार्ट होता है और फॉर्मूला है क्यू डॉट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, सो यूनिट इज द वॉट माइनस के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉट द सरफेस एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर इस साइड से उधर दूसरी साइड हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ये सामने वाला एरिया, इधर ऊपर का नीचे का ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला एरिया। सो ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी टी बाई डी एस। टी इज़ द टेम्परेचर, एक्स इज़ द डायरेक्शन। सपोज की डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्स डायरेक्शन हीट फ्लो हो रही है, तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। नाउ दिस नेगेटिव साइड, ये खैर आपने थ्योरी में पढ़ा ही है, अभी रिवीजन में ये बातें करना सही नहीं है, लेकिन ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की डायरेक्शन में ही फ्लो होती है। एक दूसरा इसमें ये कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं हम, ऐसे इसमें एक स्मॉल क्यू है, वो अगर इसको पर यूनिट एरिया पे देखें, है ना, जैसे वोट है तो वोट पर मीटर स्क्वायर, सो इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल क्यू से। सो दिस इज वोट पर मीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड, आपने ये 9th 10th या शायद 9th में पढ़ा होगा कि करंट, है ना, हिंदी वालों को धारा, तो वो कितना होता है, वोल्टेज डिफरेंस जितना होता है डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, आई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर। तो अगर कोई वोल्टेज डिफरेंस है तो उसमें कोई करंट फ्लो होगी और वो बीच में रेजिस्टेंस लगा है, तो ये फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र में भी होता है। सो दिस क्यू डॉट हीट ट्रांसफ़र, इसमें वोल्टेज डिफरेंस होता था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है, 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, उनके बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइड बाई, अब इसमें तो रेजिस्टेंस होता था, है ना, यहाँ पे तो अपना कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो इसके रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया थर्मल रेजिस्टेंस से। हम लिखते हैं इसको थर्मल रेजिस्टेंस, जो कि क्या है एक्चुअल में, जो भी मीडियम होगा उसकी कुछ डायमेंशन या कुछ थर्मल प्रॉपर्टी या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला जैसा होगा, ग्रुप होगा उनका प्रॉपर्टीज़ का, उसको हम कंबाइंड करके थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। वो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा, जैसे कि मान लो आप बात कर रहे हो कि हीट ट्रांसफ़र, ये देखिए आप, ये थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें, अगर ये वोल की बात करें तो वो है L अपॉन के ए। L अपॉन के ए क्या है कि जिस वोल के थ्रू आप हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, सपोज ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है Q, ये Q, तो उसकी लेंथ कितनी है L। ये जो वोल किस मटेरियल की बनी है, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब कि डायरेक्शन हीट ट्रांसफ़र के जो परपेंडिकुलर एरिया है, ये वाला एरिया होगा, वो क्या है, ए है। तो ये वाला जो एरिया ए है, अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं एल, के और ए, तो इस वोल का थर्मल रेजिस्टेंस होगा एल बाई के ए। ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, ये जो क्यू, ये कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, सपोज इधर टेम्परेचर T1 है, इस साइड टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डेल्टा टी, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस इस केस में कितना है, L बाई के ए, L बाई के ए। तो ऐसे हम किसी भी केस में ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस सिलेंडर के लिए, थर्मल रेजिस्टेंस सिलेंडर में, तो अगर सिलेंड्रिकल शेल है, एक बड़ा सिलेंडर है
उसके का या होलो सिलेंडर है, इनर डाया है, आउटर डाया है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, तो उसका थर्मल और उसकी जो सिलेंडर की लेंथ है वो L है, तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा Ln R2/R1 डिवाइड बाई 2πKL। ऐसी अगर स्पेरिकल शेल है तो उसकी भी इनर रेडियस R1 होगी, आउटर रेडियस R2 होगी, तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R2 - R1 डिवाइड बाई 4πK R1 R2 के थर्मल कंडक्टिविटी अगेन। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस आई एम सॉरी, थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप हीट ट्रांसफ़र निकालना चाहो तो हीट ट्रांसफ़र आप निकाल सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द शेप, जैसी शेप होगी, वोल है या सिलेंडर है या स्फीयर है, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। कन्वेक्शन में भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है, वहाँ पे होता है 1/h × A। एच आप जब कन्वेक्शन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, है ना, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है कन्वेक्शन में। ए इज़ द अगेन एरिया, ए उसमें सरफेस एरिया होता है कन्वेक्शन में। और जब रेडिएशन आप पढ़ते हो तो रेडिएशन तो स्पेस में होता है ना, तो जो स्पेस है एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में, यानी कि आप ऐसे देखिए, सपोज कि ये एक बॉडी है ए, एक बॉडी और एक दो बॉडी, तो इससे इसमें जब रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होता है तो ये स्पेस जो बीच में है इसकी वजह से कुछ हीट लॉस होता है। वो बोले कि अगर ये ना होता तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होता, तो ये अगर बीच में स्पेस है तो इसमें कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, तो वो डिनोट करते हैं 1/A1। A1 इसका सरफेस एरिया और F12 उसमें बताते हैं हम शेप फैक्टर, वो जब रेडिएशन में आएंगे तो बताएंगे। ये होता है F12 शेप फैक्टर, 1 और 2 की शेप पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको शेप फैक्टर बोलते हैं। और ऐसे ही अगर सरफेस की बात करें, जैसे कि ये रेडिएशन हो रहा है 1 to 2, तो ये तो स्पेस का है, लेकिन इसकी खुद की सरफेस जो है वो भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है हीट ट्रांसफ़र को। तो वो रेजिस्टेंस कितना है, 1 - ε1 डिवाइड बाई A1 × ε1, है ना। अब ε1 जब आप रेडिएशन पढ़ते हैं तो उसमें पता है आपको क्या आता है, एमिसिविटी जब बताते हैं। एनीवेज, तो ये मैंने सारे एक जगह इसलिए बता दिया ताकि आपको याद करने में इजी रहे। अदरवाइज़ तो ये जहाँ जहाँ पढ़ेंगे, कंडक्शन पढ़ेंगे तो ये 3 आएंगे पहले वाले, है ना, कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो ये आएगा, और रेडिएशन पढ़ेंगे तो ये दोनों आएंगे। बाकी मैंने एक जगह जानबूझ के इसलिए बता दिया ताकि आपको याद करने में इजी रहे। नेक्स्ट आता है एक थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं, डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। ये होता है के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाई ρ रो डेंसिटी, Cp इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत, है ना। इसको बाद में भी कई बार यूज़ आता है, मैं कहीं पे बताऊंगा भी इसको, है ना, कि इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। नेक्स्ट ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट 1 डायमेंशन और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट 1 डायमेंशन में जो हीट कंडक्शन की इक्वेशन होती है ना, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है। अब ये सिंपल, जैसे इसमें आप देखो तो del2 T इज़ द टेम्परेचर डिवाइड बाई del x2 आई एम सॉरी x2, x क्या डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर, प्लस del2 T डिवाइड बाई del y2 प्लस del2 T बाई del z2 प्लस QZ0। QZ क्या है इसमें, रेट ऑफ हीट, Z फॉर जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन डिवाइड बाई K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी बस टू ρC डिवाइड बाई K इंटू रो, ये बताया था जो यहाँ पे, इसका उल्टा है जस्ट ρC/K, सो दिस इज उल्टा, सो 1/α इंटू del T डिवाइड बाई del T, स्मॉल t इज़ द टाइम, कैपिटल T इज़ द टेम्परेचर, है ना। तो ये जनरल इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब अगर आपको बोला गया है कि 1 डायमेंशनल है तो ये 2 टर्म्स में 0 हो जाएंगे। आपको बोला गया कि हीट जनरेशन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। स्टडी स्टेट, तो ये वाला स्टडी स्टेट है तो टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो जैसा भी कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसलिए जनरल इक्वेशन बताइए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सबसे सिंपल होती है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है,
सेम उसी तरीके से आर डायरेक्शन के डेरिवेटिव, फाई डायरेक्शन और जेड का तो सेम ही है, प्लस आगे वाला पोर्शन सेम है, हीट जनरेशन वाला टर्म, और ये जो रो सी बाई के था दैट इज़ 1/α इंटू डेल टी बाई टी। सो ये सेम है। अब ये 3 डायमेंशनल की है, आप स्पेरिकल की भी 3 डायमेंशनल की आपकी बुक में होगी, देखना चाहो देख सकते हो, बट मुझे लगता है सॉरी कि 1 डायमेंशनल में ही इम्पोर्टेंट है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। सो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इम्पोर्टेंट है काफ़ी 1 डायमेंशन में, ये आपको याद होनी ही चाहिए। 3 डायमेंशनल में आपको याद हो या ना हो वो आपकी श्रद्धा है, आपका एफर्ट है, पर मुझे लगता है कि 1 डायमेंशन में एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो सिलेंड्रिकल में देखिए 1/r डेल बाई डेल आर इंटू होल ब्रैकेट आर इज द रेडियस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, डेल टी टेम्परेचर डिवाइड बाई डेल आर, प्लस आगे सेम है क्यू जी बाई के इक्वल्स टू 1/α इंटू डेल टी बाई टी। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी आर है, अंदर भी आर है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट 1 डायमेंशन में यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, बाकी सेम है ना, याद करने में भी काफ़ी ईजी है। तो 1 डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम में आपको समझा नहीं सकता क्योंकि पढ़ा हुआ आपका है ये, बट मैंने इसको पूरा नाम लिखा है क्विक रिवीजन में भी, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो इसी से आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि ये कुछ खतरनाक सी चीज़ है ना। तो ये क्या है कि जैसे कि कोई वायर है, ये वायर है, इसके ऊपर कोई अभी इंसुलेशन नहीं है, जो डॉटेड वाला पोर्शन है या फिर ये वाला जो पोर्शन है, इसका फ्रंट व्यू उधर बनाया और ये इसके ऊपर इंसुलेशन लगाया हुआ है। तो बिना इंसुलेशन के जो ये वायर है, इसको बेयर वायर बोलते हैं, हिंदी वाले बोले नंगा तार होता है, कि इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है। तो उसकी जो रेडियस है वो उस टाइम पे R1 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक, और जो इंसुलेशन लगाने के बाद इसकी रेडियस हो गई है वो R2 यहाँ तक की। यहाँ देखें तो ये R1 और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो R2 होगा। ओके, तो क्या होता है कि जब आप इंसुलेशन बढ़ाते जाते हो तो R1 तो सेम रहेगा, जितना उसका बेयर वायर है उतना ही रहेगा, लेकिन जितना इंसुलेशन बढ़ता जाएगा उतना R2 बढ़ता जाएगा। ओके, जब आप इंसुलेशन बढ़ाते हो तो 2 चीज़ें होती हैं। थर्मल कंडक्शन जो है वो कम होगा क्योंकि मोटी परत होगी, तो थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कंडक्शन का, तो कंडक्टिव हीट कम होगी। लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है तो कन्वेक्शन बढ़ता है ना। तो एक हीट कंडक्शन हीट बढ़ती कम होती है और कन्वेक्शन वाली हीट बढ़ती है, तो उन दोनों का फिर हमें ऑप्टिमाइज पॉइंट लेना होता है। तो जैसे कि इसमें आप देखो तो ये तो R1 तो है, अब जैसे जैसे आप R2 बढ़ाते जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि कन्वेक्शन का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ने से हीट ट्रांसफ़र बढ़ता जाता है, बट एक लिमिट के बाद कन्वेक्शन का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, कंडक्शन का इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये हीट ट्रांसफ़र, टोटल हीट ट्रांसफ़र कम होता जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है जिस पे वो हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है उसी को हम बोलते हैं, वो जो रेडियस होगी, हम बढ़ाते गए, नंगा तार था यहाँ पे, इस पर कुछ इंसुलेशन डालते गए, एक रेडियस आएगी जिस पे हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगा। आफ्टर दैट उसके बाद हीट ट्रांसफ़र कम होता चला जाएगा, तो वो रेडियस को बोलेंगे हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, है ना। ये आप सभी को पता होगा इस पर हीट ट्रांसफ़र क्यों मैक्सिमम होता है। अब इसके फॉर्मूले भी इजी से हैं। सिलेंड्रिकल, अगर सिलेंडर है ना, सिलेंडर पे हम इंसुलेशन बढ़ा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है K/H। ओके, बट ये K आपको पता होना चाहिए कि K किसका है ना। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, दिस K इज़ K इंसुलेशन, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका इंसुलेशन है ना, उसका थर्मल कंडक्टिविटी है ना। और H किसका है, H आउटर का, H आउटर के इंसुलेशन, जो वायर है उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे H आउटर, उससे कन्वेक्शन यहीं पे हो रहा है ना, तो यही वाला H आएगा, H आउटर। ओके, अब इसमें एक चीज़ है, हालांकि टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको क्विक सा थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मान लो कि आपका जो बेयर वायर है उसकी रेडियस R1 है और उस पर आपने थोड़ा सा इंसुलेशन पहले से दे रखा है, तो ये यहाँ पे कोई रेडियस है ना, R1 के बाद ये है,
तो हीट ट्रांसफ़र अभी इतना है। अभी अगर उस पर आप और ज़्यादा इंसुलेशन देते हैं तो क्या होगा, उस इंसुलेशन देने से आपका हीट ट्रांसफ़र और बढ़ेगा और बढ़ेगा, है ना। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि जो उसकी रेडियस है वो क्रिटिकल रेडियस से कम है, तो आपका हीट ट्रांसफ़र बढ़ेगा। तो अगर आप हीट ट्रांसफ़र रोकना चाहते हो तो आपको इंसुलेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है ना, आर क्रिटिकल के बाद ऑलरेडी यहाँ तक है और उस पर आप इंसुलेशन देते हो तो उसका हीट ट्रांसफ़र कम होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ गए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बता सकते हो, इसको कोई अलग से डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी के लिए इतना मेरे ख्याल से मोर देन एनफ है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हीट जनरेशन का, है ना। हीट जनरेशन अगेन तीनों कोऑर्डिनेट में, है ना। वॉल है उसमें, थ्रू वॉल हीट जनरेशन, और किसी सिलेंड्रिकल शेल में और किसी स्फेरिकल शेल में, है ना। तो अगर वॉल की बात करें तो उसमें कोई टेम्परेचर अगर देखें, कोई वॉल है उसकी दोनों साइड का कोई टेम्परेचर से सेम है, इधर TW वॉल टेम्परेचर, इधर भी TW वॉल टेम्परेचर। ओके, बीच में किसी पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है T माइनस TW QG/2K। ये QG डॉट होगा, आई एम सॉरी, QG डॉट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। QG/2K इंटू L² माइनस x²। अब इन मेरे ख्याल से नाम से सभी सारे नामों से आप फेमिलियर होंगे ही। मैं इसको QG डॉट कर देता हूँ, QG डॉट डिवाइड/2K इंटू L² माइनस x²। क्या है Lx, सपोज कि L इसकी पूरी लेंथ है ये, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान रखेंगे 2L लेंथ के लिए है, 2L लेंथ के लिए। सपोज ये L सेंटर में 0 और किसी डिस्टेंस x पे इस वॉल के अंदर हीट जनरेशन हो रहा है। साइड वॉल जो है, वॉल का टेम्परेचर T वॉल है दोनों साइड। ओके, तो ऐसी किसी डिस्टेंस x पे, यहाँ T वॉल है तो बीच में किसी डिस्टेंस पे क्या टेम्परेचर होगा x डिस्टेंस पे, तो ये अब हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही ये वॉल में था, ऐसे ही सिलेंडर में निकाल सकते हो आप। सो T माइनस TS उसकी सरफेस का टेम्परेचर, QG/4K। अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें 2K है, इसमें 4K है और इसमें स्क्वायर में 6K है। ओके, बाकी इधर सेम है, R आउटर स्क्वायर माइनस R इनर स्क्वायर, R आउटर स्क्वायर माइनस R इनर स्क्वायर नहीं, R जिस R पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, R आउटर स्क्वायर माइनस R² L² माइनस x²। तीनों देखने में बहुत सिमिलर है इसलिए मैंने तीनों एक जगह लिखे, है ना। होपफुली आपको याद होंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है मीन रेडियस, है ना। तो मीन रेडियस इन सिलेंडर द R2 माइनस R1 डिवाइड बाई ln R2/R1, है ना। और मीन रेडियस इन स्फीयर होती है R1 R2 का अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट आता है फिन्स का कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट ऑफ फिन एक टर्म होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम, है ना। इसको वैसे बोलते हैं स्लोप ऑफ हीट ट्रांसफर लाइन, बट इसको आप एक टर्म मान सकते हैं जो कि बहुत जगह यूज़ होता है, मतलब फिन्स में तो ये बार बार यूज़ होगा। तो ये आता है HP/KA, यूनिट आती है मीटर इनवर्स। H क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। P क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसकी, जिस फिन की हम बात कर रहे हैं। सपोज एक मिनट, ये फिन है ना, मान लो कि ये स्क्वायर फिन है, ये स्क्वायर फिन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन चारों साइड का सम, तो वो इसका पेरीमीटर है ना। यहाँ पे जो बाहर इन्वायरमेंट है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H है, तो दिस H P/K। K क्या है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की वो फिन बनी है, फिन और एक्सटेंडेड सरफेस। और A इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इसका कौन सा है, ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं सही से नहीं लिखा, AC क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके जी, तो अब ये टर्म हमें पता चल गया कि हाँ HP/KA होता है ना। और एक सीक्वेंस भी है HP/KA, और आगे जो फॉर्मूले देखते हैं उसमें भी देखना आप HP/KA, है ना। मैं तो उसको ऐसे लिखता था, आपको बता दूँ, HP/KA लिखा है, तो HP/KA फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, है ना, लेकिन एक सीक्वेंस ही बनती थी HP/KA, और आगे जो फॉर्मूले पढ़ता था उसमें भी HP/KA, है ना। तो याद करने में थोड़ा सा ईजी होता था। खैर, अगर वो फिन लंबी फिन है, बहुत इनफाइनाइट लेंथ की फिन है ना,
और लॉन्ग फिन किसे बोलते हैं वो आपको पता ही होगा कि ml की जो वैल्यू होगी, m यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, l लेंथ ऑफ फिन वो अगर 2.6 मेरे ख्याल से होता है, 2.6 से ज़्यादा होता है तो उसको लॉन्ग फिन बोलते हैं। बट हमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं, हमें ऑलरेडी बता देगा, क्वेश्चन से आते हैं तो उसमें बता देते हैं कि हाँ लॉन्ग फिन किसे कहते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग फिन या इनफाइनाइट लेंथ की फिन किसे बोलते हैं। तो उस फिन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ HP के AC, ये चारों क्या क्या है मैंने बता दिया। आई एम सॉरी, HP के AC इंटू थीटा नोट। नाउ थीटा नोट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एट द बॉटम ऑफ द फिन। जैसे कि मान लो ये फिन है तो ये किसी सरफेस से तो कनेक्ट होगी, फिन हम लगा क्यों रहे, हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए, तो किसी सरफेस से ये फिन कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट इज़ टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी। टी इन्फिनिटी क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। टी नोट क्या है, यहाँ पे जो फिन का टेम्परेचर होगा बेस पे, टी नोट। तो जो डिफरेंस होगा टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी दैट इज़ थीटा नोट। और ये जो थीटा है, किसी जर्नल पॉइंट पे जो टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम देखें, है ना, अब टी को जर्नल पॉइंट पे टेम्परेचर होगा किसी पे टी, ओके, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगेन टी इन्फिनिटी है, तो जर्नल थीटा क्या होगा, टी माइनस टी इन्फिनिटी, टी माइनस टी इन्फिनिटी। तो उस थीटा का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको सोल्व करते हैं तो ये आता है। आप याद रख सकते हैं, सॉल्यूशन देखना चाहे तो आपकी बुक्स में होगा। थीटा इक्वल्स टू थीटा नोट इंटू ई टू द पावर माइनस mx। थीटा नोट क्या आपको पता चल गया, बेस पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस m क्या है आपने अभी अभी देखा, एक पैरामीटर है, इंटू एक्स क्या है, यहाँ से जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, जिस डिस्टेंस पे आपको टेम्परेचर चाहिए, सपोज यहाँ चाहिए तो ये x है, ये पूरी इसकी लेंथ l है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर चाहिए तो ये x है। आई होप कि ये समझ में आ जाओगा। तो इंटू HP के AC इंटू थीटा नोट, तो ये वैल्यू आती है इनफाइनाइट फिन में हीट ट्रांसफ़र की। ओके, अगर मैं इस पूरे पैरामीटर को कैपिटल M मान लूँ, ध्यान रहे कैपिटल M कोई पैरामीटर नहीं है। ओके, मैंने सिर्फ आपको याद रहे, इजी याद रहे उसके लिए पैरामीटर मैंने डिफाइन कर दिया कैपिटल M, अदरवाइज ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं। अब अगर फिन इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है, फिन की लेंथ जो है फाइनाइट है, तब हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, तो ये जो आया था पहले इनफाइनाइट फिन के लिए जिसको मैंने कैपिटल M बोला था, तो कैपिटल M इंटू टेन हाइपरबोलिक, तो ध्यान रखना इसको कोई भी टेन H नहीं बोलेगा। ओके, क्योंकि टेन H MLC ऐसे नहीं बोलेगा, ये टेन हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक ही बोलना है इसको। तो दिस इज कैपिटल M इंटू टेन हाइपरबोलिक M इंटू LC। M आपको पता है LC क्या है, L तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ द फिन, बट LC इज द करेक्टेड लेंथ। करेक्टेड लेंथ क्या है, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रख सकते हो, करेक्टेड लेंथ LC इज इक्वल टू जो एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ है L, उसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन हमें ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है, AC बाई P। AC क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब P क्या है उसका पेरीमीटर। तो अगर हम एक्चुअल लेंथ में ये ऐड कर देंगे तो दैट इज विल बी करेक्टेड लेंथ। सो फाइनाइट लेंथ में की जो फिन होगी उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा M, कैपिटल M, यानी कि जो ये ऊपर थी वैल्यूज एज इट इज़, HP के का स्क्वायर रूट इंटू थीटा नोट इंटू टेन हाइपरबोलिक MLC। सेम चीज़ अगर फिन का टिप जो है इंसुलेटेड है, ये फिन है, यहाँ से टिप इंसुलेटेड है, तो टिप से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो आएगा M इंटू टेन हाइपरबोलिक M इंटू ओरिजिनल लेंथ L। ओके, सॉरी। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ द फिन। एफिशिएंसी ऑफ द फिन का मतलब है कि एक्चुअल में उस फिन से कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है और मैक्सिमम कितनी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, तो एक्चुअल में कितनी हो रही है ये आप, तो हीट ट्रांसफ़र एक्चुअल में कितनी हो रही है वो हमने इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट करेंगे कि टाइप ऑफ द फिन कौन सा है, तो अगर लॉन्ग फिन है या इंसुलेटेड टिप फिन है तो इतनी हीट ट्रांसफ़र होगी। ओके, लेकिन क्यों मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होने के लिए एक अजम्पशन है कि कोई भी फिन है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, है ना, ये तो यहाँ बनाता हूँ कि जैसे मान लो ये सरफेस है जिससे फिन कनेक्टेड है और ये आपकी फिन कनेक्टेड है, ठीक है,
वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। तो ये बेस का टेम्परेचर है यहाँ पे टी नोट, और यहाँ पे आपको पता होगा कि ये अगर मान लो इस सरफेस का टेम्परेचर है यहाँ पे टी नोट, तो ये बिल्कुल सेम होगा और ये ज़्यादा भी होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। सपोज कि आप इसको टी नोट वी नोट छोड़ो, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जो उसका टेम्परेचर होगा वो 90 होगा, यहाँ 50 होगा, यहाँ 30 होगा। और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हर जगह 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25, वो हर जगह सेम होगा, इन्वायरमेंट तो सेम है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे 75 का डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 65 का है, यहाँ 25 का। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र जो होगा यहाँ से होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र सबसे कम होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम है ना। तो जो आइडियल कंडीशन हम मानते हैं जिसमें कि क्यों मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो सके, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र की कंडीशन में क्या है कि जो ये बेस का टेम्परेचर है से 100 डिग्री सेल्सियस, ये पूरी फिन का टेम्परेचर इतना ही रहे। यानी कि वो इतना अच्छे मटेरियल की फिन बनी है कि यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, उस फिन का टेम्परेचर पूरी का सेम है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा, तो हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगा। जबकि कोई भी फिन इतनी आइडियल नहीं होती कि वो हर जगह उसका टेम्परेचर सेम रहे, है ना। एक तरीके से इसका बोला जाए तो आर थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, हमने जीरो मान लिया, है ना। वो आपने पढ़ा ही होगा थ्योरी में, और चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं दोबारा होके। तो इस केस में ये क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू मैक्सिमम आता है। तो वो जैसी भी फिन है, आप जैसे मान लो कि ये लॉन्ग फिन है तो ये क्यू एक्चुअल है, और क्यू मैक्सिमम अगर आप निकालेंगे कि पूरी फिन का टेम्परेचर सेम है और उन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये याद रखने के लिए आप देख सकते हो, ये दिस कम्स 1/m इंटू एल। एम पता है ये पैरामीटर जो आपने याद रखा था, एल उसकी लेंथ हो तो फिन। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि वो तो इनफाइनाइट फिन है तो उसकी लेंथ एल इन्फिनिटी होगी, नहीं, एल की कोई वैल्यू गिवन होगी, सपोज कि 2 मीटर है ना, या 0.5 मीटर है ना। तो फिर आप बोलोगे कि लेंथ फाइनाइट है तो फिर वो इनफाइनाइट कैसे होगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट फिन, हम लॉन्ग फिन उसी को बोलते हैं कि जिसकी एम की वैल्यू 2.6 से ज़्यादा आती है ना। तो लेकिन एल की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। वही सेम चीज़ अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करें इंसुलेटेड टिप वाली फिन की, तो वही सेम करना है। ये जो फॉर्मूला आया था इसका, ये डिवाइड बाई क्यू मैक्सिमम, तो वो आता है tan हाइपरबोलिक ml डिवाइड बाई ml, ये आता है जस्ट 1/ml। ओके, ये था फिन की एफिशिएंसी। एक टर्म आता है फिन का इफ़ेक्टिवनेस। तो इफ़ेक्टिवनेस से बताता है कि अगर आपने फिन लगाई तो उससे आपका हीट ट्रांसफ़र बढ़ना चाहिए, है ना। अगर आपने फिन नहीं लगाई तो आपका कुछ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब आपने फिन लगाई तो आपका हीट ट्रांसफ़र बढ़ाने के लिए ही तो हम फिन लगाते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र बढ़ाया तो ये इसका जो रेशियो है कितना बढ़ा, फिन लगाने से हीट ट्रांसफ़र रेट कितना बढ़ा, वही उसकी इफेक्टिवनेस है। तो क्यू विद फिन डिवाइड बाई क्यू विदाउट फिन। जनरली ये 2 से ज़्यादा होता है तो ही ये जस्टिफाई होता है कि फ़िन को लगाना जस्टिफाइड है। यानी कि फ़िन लगाने से अगर आपका हीट ट्रांसफ़र रेट 2 गुने से ज़्यादा हो जाए तभी आपका फ़िन लगाना जस्टिफाइड है, अदरवाइज़ तो बोला जाता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है एक लम्प्ड एनालिसिस, है ना। लम्प्ड एनालिसिस, कोई बॉडी है उसके पूरे को हम मानते हैं कि पूरी एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे है पूरी बॉडी, इसीलिए उसको पूरी बॉडी को इसलिए लंप बोलते हैं, लंप। उसमें एक पैरामीटर आता है इंपॉर्टेंट सर, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, बायोट नंबर। सो दिस बायोट नंबर इज HLC/A एंड दिस, ये कम होना चाहिए 0.1 से, ये कम होना चाहिए बायोट नंबर, है ना। H के अगेन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, LC इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें, वॉल्यूम, उस बॉडी का जो लंप का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिवाइड बाई उसका सरफेस एरिया, तो उससे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो H इंटू LC डिवाइड बाई A इज़ द सरफेस एरिया, उस बॉडी का सरफेस एरिया। ओके, और अगर ये बायोट नंबर 0.1 से कम है तभी हम ये लंप्ड एनालिसिस का जो फॉर्मूला आएगा उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये, इसलिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हमें पहले चेक भी कर लेना चाहिए कि वेदर कि ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर ये 0.1 से कम नहीं है तो उस केस में फिर ये एनालिसिस से अगर रिजल्ट आएंगे वो सही नहीं आएंगे और फिर हमें हेजलर चार्ट्स पे जाना पड़ता है। खैर, तो इसमें ये तो मैं बता दी, ये होता है इसमें टाइम कांस्टेंट, तो उसको T स्टार से लिखा है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट उसमें क्या है, जैसे कि रो
वी सी डिवाइड बाई एच इंटू ए। ओके, तो रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जिसको आप लंप कंसिडर कर रहे हो। वी क्या है? उस लंप का वॉल्यूम। सी क्या है? उसकी हीट कैपेसिटी, है ना। हीट कैपेसिटी डिनोट करते हैं कि हीट स्टोर करने की कैपेसिटी, उसकी कितनी हीट वो स्टोर कर सकता है। और जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कि कितनी हीट वो कंडक्ट कर सकता है, उसके थ्रू पास कर सकता है ना। तो ये जो एक्चुअल में ये पैरामीटर आते हैं ये भी उसी से आते हैं, उसके रेशियो से, कितनी हीट स्टोर कर सकता है डिवाइड बाई कितनी हीट कंडक्ट कर सकता है। खैर उस पर अभी नहीं जा रहे। तो ये टाइम कांस्टेंट आता है रो वी सी डिवाइड बाई एच इंटू ए। ओके, और फॉर्मूला जो आता है उसका किसी लंप का, उसका किसी टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई टाइम के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। इनिशियल टाइम पे कोई टेम्परेचर था टी आई, और वो इनफाइनाइट टाइम तक उसमें पड़ा रहेगा। मान लो कि गर्म पानी में कोई या ठंडे पानी में कोई गर्म बोल डाल दी, बोल का इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, गर्म बोल है तो इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, पानी का बोल का टेम्परेचर ज़्यादा था, ठंडे पानी में डाल दी, पानी का टेम्परेचर कम है, सपोज कि 25 डिग्री है, बोल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा। बोल एक लंप की तरह है, तो धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर 25 हो जाएगा, फिर वो चाहे कितने भी टाइम के लिए पड़ी रहे। तो ये बताया जाता है कि कितने टाइम में उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो हमें कितना टाइम में उसका टेम्परेचर कितना होगा वो इस एक्सप्रेशन से, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें लेकिन टेम्परेचर की फॉर्म में ना होकर दो टेम्परेचर डिफरेंस की फॉर्म में होते हैं। जैसे टी माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, किसी भी जर्नल पॉइंट पे आपको टेम्परेचर देखना है, टी माइनस टी इन्फिनिटी उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जैसे कि पानी में बॉल फेंक दी तो पानी का टेम्परेचर, डिवाइड बाई टी इनिशियली कितना टेम्परेचर था उस बॉडी का, टी इनिशियल माइनस टी इन्फिनिटी। अच्छा, जो इसमें इन्वायरमेंट में जो फेंकते हैं, सपोज कि पानी में फेंके तो उस पानी को मानते हैं बहुत बड़ा रिजर्वायर है। रिजर्वायर में मतलब कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो पानी में फेंका और पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री है ना, तो बॉल तो ठंडी हो रही है लेकिन पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा तो बढ़ेगा। लेकिन हम मानते हैं कि पानी का इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में पानी है, रिजर्वायर है, कि उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बढ़ेगा, है ना, सिर्फ बॉल का ही टेम्परेचर चेंज होगा। तो टी इन्फिनेटिव कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। तो टी माइनस टी इन्फिनेटिव जो टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी टाइम पे, और इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, इसको जनरली थीटा के टर्म में लिखते हैं हम, लिखने में बार बार दो टर्म नहीं लिखना पड़े, थीटा बाई थीटा इनिशियल इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी, किस टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा, दिस टेम्परेचर टी, कब, इस टाइम टी पे। ओके, डिवाइड बाई ये टाइम कांस्टेंट जो हमने अभी यहाँ निकाला था, रो वी सी डिवाइड बाई एच ए। ओके, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है एग्ज़ाम में भी, तो याद होना चाहिए। ये था कंडक्शन। इसके बाद कन्वेक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, आपने पढ़ा ही होगा न्यूटन्स लॉ, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्यू हीट ट्रांसफर रेट इज इक्वल्स टू एच कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू ए एस। इसमें सरफेस एरिया है, ध्यान देंगे अगर जो फोरियर्स लॉ पढ़ा था ये था, तो इसमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है के ए सी इंटू टी टी बाई डी एक्स, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि हीट ट्रांसफ़र के परपेंडिकुलर एरिया, जबकि इसमें ये एरिया जो है वो सरफेस एरिया है। तो एच इंटू ए सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेम्परेचर माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जिस इन्वायरमेंट में कन्वेक्शन हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कन्वेक्शन दो तरीके के होते हैं, फ्री और फोर्स्ड। फ्री कन्वेक्शन में जितनी भी अच्छा, इसमें जो कन्वेक्शन में कहानी है, देखिए जो बॉडी है उसका सरफेस एरिया आपको पता होगा, सरफेस टेम्परेचर पता होगा, एनवायरनमेंट पता होगा, पूरा कन्वेक्शन एक ही चीज़ के अराउंड घूमता है, वो है ये एच, कि ये एच कैसे कैलकुलेट करें। एक बार आपको एच पता चल गया, बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले से आप हीट ट्रांसफर। और ये एच कैलकुलेट करते हैं आप नसल्ट नंबर से। नसल्ट नंबर क्या है? रेशियो किस का, कन्वेक्शनल हीट का, कंडक्शन हीट का, है ना। कन्वेक्शन में कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और कंडक्शन में कितना हो रहा है ना, उसका रेशियो। और ये इसको अगर आप डेरिवेशन इसके फॉर्मूले लिखेंगे तो आता है एच एल सी बाई के, है ना। एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और के थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन आप ध्यान देंगे इसमें कि एल सी जो है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लंप में था वी बाई ए एस, ये वाला, ये यहाँ पे नहीं है ना, इसकी अलग होती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वो जब आएंगे बताते हैं। तो फ्री, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र में सिर्फ हमारा फोकस एच पे रहेगा, और एच को कैलकुलेट करने के लिए एक नॉन डायमेंशनल नंबर होता है एच एल सी, तो इस पर फोकस रहेगा एच एल सी बाई के, इसको नसल्ट नंबर बोलते हैं।
तो ये नसल्ट नंबर फ्री कन्वेक्शन में दो चीज़ों का फंक्शन होता है, एक रेनॉल्ड नंबर का और एक प्रांटल नंबर का। जबकि फोर्स कन्वेक्शन में ये प्रांटल नंबर तो सेम रहता है, लेकिन रेनॉल्ड नंबर की जगह ग्रासहोफ नंबर आ जाता है ना। जैसे हम बताते हैं कि रेनॉल्ड नंबर विस्कस फोर्स से रिलेटेड होता है, ग्रासहोफ नंबर क्या है, उसमें बोयेंसी फोर्स से रिलेटेड होता है। तो ये बोयेंसी फोर्स से रिलेटेड एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। खैर वो आएंगे तो बताएंगे उसको, है ना। ये लिखा भी है नीचे उसका फॉर्मूला। और प्रांटल नंबर क्या है? प्रांटल नंबर ये मोमेंटम डिफ्यूजिविटी म्यू, अगर आपको याद हो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे, विस्कोसिटी को कांस्टेंट आता था म्यू, और म्यू बाई रो को लिखते थे न्यू। तो डायनामिक विस्कोसिटी, ये काइनामेटिक विस्कोसिटी आता था। तो इसी को मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं। और थर्मल, ये मैं आज हमने अभी अभी देखा था, आज ही ये आता है थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फ़ा, ये यहाँ पे देखा था, आप देख सकते हो, के बाई रो सी पी। तो इन दोनों का जो रेशियो आता है वो प्रांटल नंबर होता है। और इन दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे तो म्यू सी पी बाई के आ जाता है। और ये कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि जो अब ये टर्म जो है कि इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, है ना। ये हीट ट्रांसफर में आप पढ़ रहे हो, है ना। तो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप बाउंड्री लेयर पढ़ते हो, बाउंड्री लेयर थिकनेस, फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे उसमें बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है, ऐसे हीट ट्रांसफर में भी कन्वेक्शन में थर्मल बाउंड्री लेयर होती है, तो उसकी थिकनेस डेल्टा टी, तो उनके रेशियो के क्यूब के बराबर भी होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये एच जो है वेरी करेगा एक्स के साथ साथ। मान लो कोई प्लेट है एल लेंथ की, है ना, तो उस पर 0 to x, तो इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके ये एच जो यहाँ पे लिखा है, एक्चुअल में ये एच एवरेज है, कि आप एक्चुअल में एच एवरेज कैलकुलेट कर लो, एच एवरेज। तो ये एच एवरेज जो है, अगर आपको उस एच का वेरिएशन पता है तो 0 to x में इसको इंटीग्रेट करके एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 0 to x एच डी एक्स बाई एल। तो नसल्ट नंबर, है ना, लेमिनार फ्लो के लिए, मैंने टर्बुलेंट के लिए शायद नहीं लिखा, आप अपनी बुक से देख सकते हो। लेमिनार के लिए मैंने लिखा है, एक फ्लैट प्लेट पे हीट कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसमें कन्वेक्शन के लिए नसल्ट नंबर कितना होता है, एच एक्स इंटू एक्स बाई के, है ना। ये तो उसकी डेफिनेशन ही है, एच एल बाई के, तो एच एक्स इंटू एक्स बाई के, एक्स किसी एक डिस्टेंस एक्स पे तो आता है 0.332। ये आपको याद करना लेना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे डायरेक्ट ही, है ना। तो कोई आई कैन नॉट हेल्प, ये आपको याद ही करना चाहिए, और आसान भी है, इतना कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। 0.332 रेनॉल्ड नंबर, लेकिन एक्स पे मतलब पूरी लेंथ आप कंसिडर नहीं करेंगे रेनॉल्ड नंबर में, जितनी डिस्टेंस पे आपको चाहिए उतनी पे ही, की पावर 1/2 इंटू प्रांटल नंबर की पावर 1/3। लेकिन अगर आप एवरेज निकालें, है ना, एवरेज इसी तरीके से निकलता है। और ये मतलब ऐसे ही नहीं लिख दिया, आप ड्राइव करते हो तो आता भी, आपने करा भी होगा। तो ये एवरेज एच एल बाई के जो आता है, इसका डबल आता है, 0.664 इंटू रेनॉल्ड नंबर की पावर एल, सॉरी रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन लेंथ मतलब पूरी प्लेट का, की पावर 1/2, प्रांटल नंबर की पावर 1/3, तो इसका डबल आता है ना, वो डेरिवेशन से आता है। ऐसे ही आप टर्बुलेंट का मैंने लिखा नहीं, है ना, 0.029 कुछ ऐसे करके होता है, और उसमें ये जैसे डबल है, उसमें 5/4 से मल्टीप्लाई होता है। एनीवे, नेक्स्ट आता है ग्रासहोफ नंबर। सो ग्रासहोफ नंबर क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बीटा, है ना। बीटा क्या है इसमें, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ, ये मैंने लिखा भी इधर, बीटा एक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वो होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करें, 1/T एब्सोल्यूट, मतलब केल्विन में। आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/T एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में। तो जी बीटा इंटू एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की क्यूब, जी बीटा एल क्यूब इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, टी एस इज द सरफेस टेम्परेचर, टी इन्फिनिटी इज द एनवायरमेंट सो सराउंडिंग टेम्परेचर, डिवाइड बाई दिस न्यू मतलब काइनामेटिक विस्कोसिटी और मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, आप जो भी बोलें उसका स्क्वायर, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हीट एक्सचेंजर्स में। तो हीट एक्सचेंजर में एक टर्म यूज़ होता है लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसका फॉर्मूला, ये दो तरीके के आपने पता ही होगा, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो होते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई θ2 अपॉन θ1। और इसको उल्टा भी लिखो तो एक ही बात है, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई ln θ1 बाई, बट ये ध्यान रखो, यहाँ θ1 माइनस θ2, तो यहाँ पे θ1 बाई θ2 आना चाहिए, है ना। अब इसका यूज़ क्या है, अगर आपको ये मीन टेम्परेचर डिफरेंस आपने निकाल लिया, तो जो हीट ट्रांसफ़र रेट होगा वो डायरेक्ट होगा, एक आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दिया जाता है U, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, इंटू ए वो सरफेस एरिया जिससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इंटू θm, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको हीट रेट मिल जाएगा। ओके, एक आता है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट, NTU बोलते हैं, तो ये बहुत जगह यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
तो ये भी कितना होता है, यू ए डिवाइड बाई यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए हीट ट्रांसफर एरिया डिवाइड बाई, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, यू ए बाई सी मिनिमम, है ना। सी मिनिमम क्या होता है, हीट कैपेसिटी, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट इनटू रेट ऑफ फ्लूइड ट्रांसफ़र। इसको अब टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे देख समझे कि मान लो कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है ना, तो उसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसका रेट है, हीट ट्रांसफ़र रेट मान लो 1 kg और 2 kg पर सेकेंड, है ना। तो ये होगा 2 kg पर सेकेंड, और उसका सी पी कोई उस जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका हीट कैपेसिटी है सी पी, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा एम सी पी, उसको जनरली हम इसमें कैपिटल सी से लिखते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, है ना। सी मिनिमम मतलब एक का M1 CP1 है, दूसरे का M2 CP2 है, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो यहाँ पे सी मिनिमम आता है। ओके, तो ये इसका मतलब है। और हीट ट्रांसफ़र की इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस होती है किसकी, हीट एक्सचेंजर की, वो कितनी है, Q/Q मैक्सिमम पॉसिबल, है ना। क्यों, एक्चुअल में हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है और मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल का एक लॉजिक लगाया जाता है, कि क्यों मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा, वो शायद मैंने ऊपर लिखा भी है कि ये जो कैपिटल से निकाला था ये मिनिमम इनटू मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है, मान लो कि ये हॉट फ्लूइड है और ये इधर से कोल्ड फ्लूइड जा रहा है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ये मिनिमम टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये TH है, TH1 और ये TC1, तो इनका जो डिफरेंस होगा, दोनों टेम्परेचरों का डिफरेंस, वो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो सी मिनिमम इंटू टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम, तो वो क्यों मैक्सिमम पॉसिबल होता है। ये आपकी बुक में अच्छे से समझाया हुआ भी है कि क्यों ऐसा करते हैं ना, तो इसको आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना। ऐसे ही इफेक्टिवनेस के फिर दो फॉर्मूले आते हैं, है ना। ये CH मतलब हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सी मिनिमम इंटू डेल्टा T मैक्स, ये मैंने अभी बताया, ये मैक्सिमम पॉसिबल हीट होती है। अगर आप इसको कोल्ड फ्लूइड के टर्म्स में लिखना चाहें तो हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड इंटू डेल्टा TC मतलब कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब ये इनको अब ड्राइव करते हो तो आपको ये पता चलता है। अच्छा, एक रेशियो इसमें आता है, फिर इसमें आता है सी होता है, सी जैसे हीट कैपेसिटी निकाली, एक की मिनिमम आई, एक की कम आएगी, एक की ज़्यादा आएगी, तो जिसको कम आई उसकी मिनिमम, जिसकी ज़्यादा आई उसकी मैक्सिमम। उसका जो रेशियो होता है हीट कैपेसिटी रेशियो बोलते हैं, सी आएगा सी मिनिमम डिवाइड बाई सी मैक्सिमम, है ना। तो इसके टर्म्स में ये फॉर्मूला आता है पैरेलल वाले का 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU इंटू 1 प्लस सी डिवाइड बाई 1 प्लस सी, खत्म। काउंटर फ्लो में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस NTU इंटू 1 माइनस सी डिवाइड बाई 1 माइनस सी, इसमें तो 1 प्लस सी पे ख़त्म हो गया था, यहाँ 1 प्लस सी, यहाँ 1 प्लस सी, लेकिन इसमें 1 माइनस सी या 1 माइनस सी इंटू एक और टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस NTU इंटू 1 माइनस सी, है ना। अब इन दोनों केस को आप अलग अलग उसमें देख सकते हो कि अगर सी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि जो हीट कैपेसिटी है हॉट फ्लूइड की और कोल्ड फ्लूइड की, दोनों की मिनिमम मैक्सिमम क्या है, दो फ्लूइड ही तो हैं, एक की मिनिमम होगी एक की मैक्सिमम होगी। सपोज ये कोल्ड फ्लूइड की है सॉरी, ये हॉट फ्लूइड की है ना। तो अगर दोनों का हीट कैपेसिटी सेम है तो हीट कैपेसिटी रेशियो C1 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अगर किसी एक में 0/0 फॉर्म बनेगी तो उसमें आप लिमिट लगा के कर सकते हो एल हॉस्पिटल से। ओके, तो ये याद कर लेना भाई। नेक्स्ट आता है इसमें रेडिएशन। तो रेडिएशन में आपने पढ़ा ही होगा कि ब्लैक बॉडी से जो टोटल पावर इमिट हो रही है वो कितनी है, सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.61 × 10⁻⁸। याद करने के लिए भी ये 5, 6, 7 और 8, ओके, है ना। यूनिट मैंने जानबूझ के छोड़ दी। सिग्मा A × 10⁴, ठीक है, इसमें केल्विन में, यहाँ से आप सिग्मा की यूनिट निकाल सकते हो कितनी होगी, वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन वो देख लेना, है ना, केल्विन की पावर 4। तो ये ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन अगर कोई रियल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं है, तो उसमें एक और टर्म आ जाता है एमिसिविटी, है ना, इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी। अच्छा, एक टर्म आता है रेडियोजिटी। रेडियोजिटी क्या है कि किसी बॉडी से टोटल कितनी हीट जा रही है बाहर, कितनी हीट बाहर जा रही है। सपोज कि ये कोई बॉडी है ना, तो रेडियोजिटी किस किस के इक्वल है कि एमिसिविटी क्या है कि जितनी हीट वो यहाँ से एमिट कर रहा है, सपोज वो E है। और दूसरा ये क्या लिखा है, इरेडिएशन की उस बॉडी पे ये तो हीट हुआ है जो बॉडी एमिट कर रही है, दूसरी कुछ हीट उस पर बाहर से आ भी रही होगी, उसको इरेडिएशन बोल रहे हैं, तो उसको इरेडिएशन को J बोला।
तो जो हीट उस बॉडी पे आई, अब वो 3 तरीके से होती है, आपने पढ़ा ही होगा कि कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ उससे ट्रांसफ़र हो जाती है ना, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई ट्रांसमिट हो जाती है, और कुछ उससे क्या है, रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट कितना होता है उसका, रिफ्लेक्टिविटी एक टर्म आता है उसका, कुछ परसेंटेज, कितना परसेंटेज इंटू रिफ्लेक्टिविटी परसेंटेज, तो रो इंटू जी उसमें से रिफ्लेक्ट होगी। तो एनीवे टोटल देखें तो जो उस बॉडी से बाहर जाने वाली हीट है वो कितनी है, जो एमिट कर रहा है वो, प्लस जो उसका रिफ्लेक्टिंग वाला पोर्शन है वो, उन दोनों को सम करें। तो इसको ये बार बार यूज करना होता है, इसलिए इसके लिए एक नया टर्म डिफाइन कर दिया, उसको बोलते हैं रेडियोजिटी। दिस इज द रेडियोजिटी जी। तो दिस एमिटिंग वाला और ये इसका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन। ओके, एक विंस बोल्ट्जमैन वाला लो आपने पढ़ा होगा, ये डेल्टा मैक्स, वो वेवलेंथ जिस पे आपने देखा होगा ना, ऐसे ही बनता है मैक्सिमम टेम्परेचर वाला, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ के लिए वो मैक्सिमम टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेल्टा मैक्स इंटू टी, वो कांस्टेंट रहता है। अगर वेवलेंथ बढ़ता जाएगा तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, है ना। तो याद रख सकते हो ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है 2900, बट ये यूनिट याद होना ज़रूरी है। 2900 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं अगर आपको यूनिट याद नहीं है। तो यूनिट है माइक्रोमीटर इंटू केल्विन, है ना। पता भी है कि वेवलेंथ है तो यूनिट कितनी होगी, माइक्रोमीटर में होगी, टी है तो केल्विन में होगी, तो सिंपल याद रख सकते हो। एक चीज़ थी शेप फैक्टर, है ना, उसमें जब पहले भी आया था ये F12, तो 1 और 2 एक बॉडी से हीट गई और दूसरी बॉडी को हीट मिली 1 मिनट। ओके, तो शेप फैक्टर ये बताया कि दो बॉडी के बीच में एक से हीट गई 1 to 2, है ना, कितनी हीट, 1 से जो हीट गई वो टोटल Q1 गई, लेकिन 1 से 2 पे जो डायरेक्ट गई, जो 2 को रिसीव हुई, वो है Q1 to 2। तो इन दोनों का जो रेशियो है, यानी कि जितनी हीट निकली थी उसमें से जितनी पहुंची है, उसका रेशियो जो है वो शेप फैक्टर बताता है। जैसे मान लो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इसकी शेप ऐसी है, इसकी शेप ऐसी है, तो ड्यू टू इसकी शेप की वजह से सारी हीट इस तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे कुछ हीट यहाँ नहीं पहुंचेगी, कुछ यहाँ नहीं पहुंचेगी, है ना। तो जो नेट हीट 1 से 2 तक जाएगी वो Q12, और निकली कितनी थी Q1, तो उसका जो रेशियो है वो शेप फैक्टर होता है। शेप फैक्टर निकालने के मतलब कुछ तरीके हैं, वो आपने पढ़े ही होंगे। अब एक चीज़ आती है इसमें, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन 2 नॉन ब्लैक बॉडीज। ध्यान रही, ब्लैक बॉडीज़ नहीं है ना, रियल बॉडीज़ हैं, तो नॉन ब्लैक बॉडीज़। उसमें 2 केस हैं। जैसे पहला, अगर 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, पैरेलल लिखा है बट ये बहुत लंबी लेंथ की है, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, तो उसमें जो नेट हीट एक्सचेंज होगा Q1 to 2 नेट होगा सिग्मा T1 to the power 4 माइनस T टू दी पावर 4 सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T1 T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ध्यान दें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना है ना, एब्सोल्यूट है। डिवाइड बाई 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। ओके, और एक चीज़ आपने देखा था कि जब हीट ट्रांसफ़र लिखते थे तो ये दो टर्म तो सेम है, सिग्मा और टेम्परेचर डिफरेंस। जो नया टर्म आता था वो क्या आता था, ये एप्सिलन इमेसिविटी। तो इसको भी वो बोल रहे हैं कि अगर, अच्छा ये स्मॉल क्यू है मतलब पर यूनिट एरिया में, तो एरिया इसमें हट गया, 1 आ गया। तो ये दोनों टर्म तो सेम है, एक टर्म मिसिंग है, वो क्या है, एप्सिलन। उसकी जगह क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। तो ये बोलते हैं कि अगर इसको इक्विवेलेंट इमेसिविटी लिखें तो कि ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप ये एप्सिलन बार लिख दो, इक्विवेलेंट इमेसिविटी, जिसकी वैल्यू क्या है, ऐसे है। ये लिखने में इजी पड़ता है, लो आपने पता ही होगा। एनीवे आप इसको ऐसे लिखो ना लिखो, बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिग्मा T1 4 माइनस T2 4 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। दिस फॉर पैरेलल प्लेट। अगर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, जैसे नीचे ये सिलेंडर 1, ये सिलेंडर 2, ओके, तो इसमें 1 से हीट गई 2 पे कितनी पहुंचेगी, है ना। तो वह 1 to 2 का जो नेट हीट एक्सचेंज होगा वो होगा सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, सेम है ना वैसे ही, 1/ε1 प्लस ये जो टर्म था 1/ε2 माइनस 1, इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, वो क्या है, A1/A2। A1 क्या है, इसका सरफेस एरिया, A2 के इसका सरफेस एरिया, और यहाँ पे एक A1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर A1 आएगा अगर आप A1 1 से 2 कर रहे हैं, अगर 2 से 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे A2 आ जाएगा। पैरेलल प्लेट के केस में क्यों नहीं था, क्योंकि पैरेलल प्लेट थी, 2 प्लेट थी, तो A1 और A2 क्या थे, सेम थे। पैरेलल प्लेट है तो A1 A2 सेम है, तो ये टर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो जा रहा था उसमें, है ना। ओके,
तो ये टर्म उसमें नहीं आ रहा था। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लास्ट मैंने लिखा है रेडिएशन शील्ड का। रेडिएशन शील्ड है कि दो प्लेट के बीच में अगर आप एक शील्ड रख दें, है ना, शील्ड रख दें जैसे बाइक के साइलेंसर पे होती है ना, तो उस प्लेट के बीच में, दो प्लेटों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा शील्ड रखने के बाद, वो कितना होगा, ए सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4 डिवाइड बाई 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। ये पहले से भी आता था। अब शील्ड रखने की वजह से कुछ हीट ट्रांसफर कम होगा तो डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया। अब मान लो कि पहली शील्ड रखी, तो पहली शील्ड का ये कुछ कोफिशिएंट आया, है ना। अब उस शील्ड का नाम मैंने माना के है ना। के है तो उसकी दोनों साइड होगी। सपोज ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये मैंने शील्ड रखी, तो इसकी शील्ड की जो एमिसिविटी 1 की साइड है तो वो एप्सिलॉन K1, और इस शील्ड की जो एमिसिविटी, इसके दो सरफेस है ना शील्ड की, एक 1 की साइड है, एक 2 की साइड है, तो 2 की साइड जो सरफेस है उसकी जो एमिसिविटी है वो K2 माइनस 1। अगर एक शील्ड और रखी जिसका नाम L है, तो ऐसे ही उसकी भी दो सरफेस होंगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड की जो एमिसिविटी है एप्सिलॉन L1, राइट साइड की जो है एप्सिलॉन L2 माइनस 1। और अगर उससे भी ज़्यादा शील्ड रखी हैं, जितनी शील्ड रखेंगे उनके ये टर्म इसमें ऐड होते जाएंगे। और एक स्पेशल केस आता है कि अगर शील्ड की एमिसिविटी इन प्लेट की एमिसिविटी के बराबर है, दोनों साइड की, 1 साइड 2 साइड की सरफेस की बराबर है और वो इसके भी इक्वल है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिंपल सा इजी सा फॉर्मूला हो जाता है। और उसमें ये भी देख सकते हैं कि हाँ, कितने शील्ड रखने से कितने परसेंटेज हीट रिडक्शन होता है, हीट कट मिलता है। सो मेरे ख्याल से दैट्स ऑल, है ना। एक बार आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा ले लेना। ये okay, thank you so much. This is all from my side in the heat transfer. थैंक यू सो मच। बॉइलिंग और कंडेंसेशन मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब बताया नहीं। आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना अपनी बुक से। ओके, थैंक यू।